हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जिसमें हमने अपना सफर चालू किया था रिगार्डिंग द जनरल एंट्रीज कि एंट्रीज का सफर या एंट्रीज किस तरीके से इस चैप्टर की रहती हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने बात करी थी और पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन लगभग करवाए थे जिनमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बातें थी, स्पेसिफिक केसेस थे। अब बच्चे यहाँ आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी, है ना, इसको याद रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन करवा दूं एंट्री के रिगार्डिंग और आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन की बात करें तो इससे कंप्लीट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंट्रीज आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, कि एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, मतलब जिसमें आपको एसेट्स भी ट्रांसफर करनी है, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी है, वो बेचनी भी है एसेट्स, फिर लाइबिलिटी की पेमेंट भी करनी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन रेयरेस्ट केसेस में आता है, हालांकि मैं करवाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ ना, 3-4 जो जिसमें ट्रांजेक्शन हैं, एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं उसमें मुश्किल से 3 या 4 आपके हैं ट्रांजेक्शंस, उनको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो आप ये बात गौर से देखिएगा कि हम हर एक बात में, हर एक ट्रांजेक्शन विथ अ न्यू ट्रांजेक्शन वी आर लर्निंग अ न्यू थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सीखते हुए अपना सफर चालू करें और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तो होता है बच्चे, वो सीखें। तो आज की वीडियो में हम लोग लगभग 3 क्वेश्चंस रखेंगे, 4 तो काफी लेंदी हो जाएंगे बच्चे क्योंकि आज बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूं और तीनों क्वेश्चन को करने में जितना भी टाइम लगेगा, है ना, हालांकि मैं 30 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, लगभग मैं 30 मिनट पर उसको समाप्त करने का प्रयास करता हूं, लेकिन अगर आज बाय द वे 35 और 40 मिनट की वीडियो भी बने तो आपने वो वॉच करनी है, आपको देखनी है। और अमेजिंग पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत बेहतरीन पॉइंट इन क्वेश्चन में मैं लेकर आया हूं, तो आपको जो साझा करूंगा तो आपने बच्चे सीखते हुए चलना है और एंट्रीज में स्पेशल कमांड बनानी है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रिगार्डिंग जनरल एंट्री और एक आधा क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में कंफर्म तौर पर इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेशन चालू करें आज का। तो देखें, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें, है ना, दैट इज 5th क्वेश्चन ऑफ द टीएस ग्रेवाल बुक। ठीक है, ये टीएस ग्रेवाल की बुक को मैं फॉलो करता हूं और 2021 का एडिशन में फिलहाल आप लोग को करवा रहा हूं। आपके पास जो भी एडिशन हो, ये क्वेश्चन उसमें अवेलेबल होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ फिर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है और एज वेल एज मैंने आपकी स्क्रीन पे ये आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन आपके पास है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, अ पार्टनर विद whom it was agreed at ₹7,500. B1 pointers, realization expenses were ₹5,000. It was agreed that the firm will bear ₹2,000 and balance by Ravindra, a partner. And the third point is, dissolution expenses of ₹10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. ठीक है, तो क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से समझ के ब्रेक करके, है ना, हम लोग एंट्रीज करते हैं। देखो कहानी में क्या है। ठीक है, 3 आपके पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, वो पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपने चीजों को नोट डाउन भी करना है, आप अपने एंड से भी नोट्स बनाइए, मेरे नोट्स के भरोसे मत बैठिएगा, है ना। हालांकि मैं आपको सेंड कर दूंगा, जब भी मुझे समय लगेगा मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बट आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, वो ज्यादा इंपैक्टिव रहते हैं। नाउ करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा। नाउ एंड पेड बाय द फर्म, अच्छा, रियलाइजेशन का खर्चा आता है 10,000 रुपये और पेड बाय द फर्म, और उसको फर्म पे करती है। ठीक है, इतनी बात लिखी है कि फर्म को डिसॉल्व करवाने में खर्चा आता है 10,000 रुपये एंड दैट अमाउंट वाज पेड बाय द फर्म। ओके, नाउ ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। अच्छा, आलोक के बिहाफ पे रियलाइजेशन का खर्चा आता है 10,000 रुपया। समझिएगा पॉइंट, रियलाइजेशन का खर्चा आता है यानी फर्म को डिसॉल्व करवा देने का जो खर्चा आता है वो आता है 10,000 रुपया, है ना, पेड बाय द फर्म, उसको फर्म पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, आलोक के बिहाफ पे। ठीक है, अगर सिर्फ इतना पॉइंट लिखा था ना, सिर्फ इतना पॉइंट, अभी हालांकि आगे भी बात इसमें लिखी है, इतना पॉइंट सिर्फ लिखा था तो एंट्री का रुख कुछ और हो जाता, और आगे का जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उससे एंट्री का रुख कुछ और हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अ पार्टनर, ये आलोक कौन है? अ पार्टनर या एक पार्टनर है, विद whom इट वाज एग्रीड एट ₹7,500। बहुत लॉजिकल बात, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 एंड पेड बाय द फर्म, 10,000 खर्चा आता है, पेड करती है फर्म, उसको फर्म देती है ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता ना कि फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा 10,000 रुपया है और वो फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, इसका ये मतलब होता कि उस खर्चे की जिम्मेवारी आलोक की होती। ठीक है, अगर इतना लिखा होता आलोक तक और उसके बिहाफ पे फर्म उसको पे कर रही है, तो इसका ये मतलब हुआ इस लैंग्वेज का कि उस खर्चे को पे करने की जो जिम्मेवारी है
वो है आलोक की, वो आलोक ने बॉर्न किया होगा। मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में करवाया था, बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर, ऐसे करके कुछ करवाया था ना। तो वो जो बातें थी कि आलोक ने ही वो खर्चा पैदा किया होगा, क्योंकि अगर ऑन बिहाफ ऑफ आलोक फर्म पे कर रही है तो इसका मतलब है आलोक ने वो खर्चा पैदा किया होगा और आलोक के बिहाफ पे फर्म ने पे किया। तो उस केस में देखो एंट्री कैसे होती, हम लोग करते आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जाता, हमारे पास से मतलब कंपनी के पास से, कंपनी के पास से 10,000 रुपए जाता और आलोक से उसकी रिकवरी की जाती फ्यूचर में या कभी भी, तो जिससे रिकवरी की जाती है जिस पार्टनर से, उसको डेबिट किया जाता। तो इस केस में एंट्री होती क्या, आलोक्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक 10,000 10,000। बट यहां क्या बात हुई है, यहां ये बात नहीं हुई है, इसलिए क्वेश्चन उठाया हुआ है। अ पार्टनर विद हुम इट वाज एग्रीड डेट ऑफ ₹7,500, मतलब कंपनी ने जब फर्म को डिसॉल्व करवाने की बात करी है ना, तो कंपनी ने आलोक को हायर किया कि भाई आलोक आप कंपनी को डिसॉल्व करवाओ। आलोक ने कहा ठीक है सर। तो आलोक से बात हुई कि तेरे को 7,500 रुपए दिए जाएंगे, तेरे को हम दे रहे हैं ठेका, कितने का, 7,500 रुपए का, कि भाई तू 7,500 रुपए पकड़ और फर्म को डिसॉल्व करवा। अब खर्चे ऊपर आए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी मतलब कंपनी कह रही कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और नीचे आए तो भाई तू बेनिफिट कमा, हमारा उससे भी मतलब नहीं है। अब सुनो क्या होता है, फर्म को डिसॉल्व करवाने में खर्चा आ गया 10,000 रुपया, और आलोक से कहा कि तेरे को फर्म को डिसॉल्व करवाने के बदले 7,500 रुपए मिलेंगे। तो मुझे जरा एक बात बताओ, फर्म कितने रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 7,500 के लिए, क्योंकि फर्म ने तो 7,500 में बात करी है ना। आपने अपना घर ठेके पे बनवाने के लिए दिया है 10 लाख रुपए का, भाई आप घर बनाओ, ये नक्शा रहा, 10 लाख पकड़ो, और अब 10 लाख से 12 लाख लग जाए तो मेरा हेडेक थोड़ी है, मैं तो 10 लाख की पेमेंट करूंगा ना उसको। मेरी बात कितने की हो रही है, 10 लाख की हो रखी है। लाइकवाइज 8 लाख का खर्चा आ जाए, उसको 2 लाख बच जाए, तो वो भी मेरा हेडेक नहीं है, वो उसका अपना टैलेंट है भाई, बचा लिए उसने। मैंने तो 10 लाख में बात कर रखी है तो मैं 10 लाख ही पे करूंगा। सेम कहानी यहां भी है कि आपने अगर 7,500 में बात कर रखी है तो आप 7,500 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, आप मतलब फर्म। चलिए एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री यहां पे होगी बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे डेबिट विथ ₹10,000, सॉरी नॉट ₹10,000, आई एम सो सॉरी, इट इज ऑफ ₹7,500। जितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फर्म की, उतने से ही वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे 7,500 रुपए की जिम्मेदारी कंपनी की थी, लेकिन कंपनी ने 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करके 10,000 पे कर रखे हैं। ये तो बात है, 7,500 की जिम्मेदारी फर्म की है, लेकिन कंपनी ने 2,500 रुपए ज्यादा पे करके 10,000 रुपए पे कर रखे हैं। तो ये 2,500 रुपए जो ज्यादा पे कर रखे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ आलोक कर रखे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप, 7,500 का ठेका है, 10,000 रुपए किया ना आपने, तो मतलब 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं ना। तो जो 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ आलोक कर रखे हैं, और अगर ऑन बिहाफ ऑफ आलोक है तो आलोक से उस खर्चे की रिकवरी होगी मतलब फ्रॉम द पार्टनर्स, इट मींस दैट पार्टनर विल गोज टू डेबिट साइड। ठीक है, तो नाम है इसका आलोक, तो आलोक को डेबिट करेंगे बच्चे, तो लिखेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹2,500, राइट, एंड टू बैंक क्रेडिट विथ ₹10,000, क्योंकि कंपनी के अकाउंट से 10,000 रुपए चला गया। ठीक है, आई होप मामला क्लियर हुआ होगा। बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत टाइम लेके मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहां पे बात हम लिखेंगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए। इस तरीके से इसकी हम नरेशन लिख देंगे। नाउ बी वाले केस की बात करते हैं, विच इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000, फर्म को डिसॉल्व करवाने में जो खर्चा है वो 5,000 रुपए आया। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर ₹2,000। क्या मतलब क्या हुआ, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा आता है बच्चे 5,000 रुपया, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर ₹2,000, यानी फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फर्म जो खर्चा झेलेगी वो होगा 2,000 रुपया। मतलब ये मान लो फर्म कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए झेलूंगी, बाकी भैया जिसने ठेका लिया है वो जाने। एंड बैलेंस बाय रविंद्र, मैंने कहा ना जिसने ठेका लिया है वो जाने, तो रविंदर ने ठेका लिया होगा, रविंदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं फर्म को डिसॉल्व करूंगा और उसके बदले मुझे चाहिए 2,000 रुपए। इफ आई एम रविंदर, आई एम सेइंग टू द कंपनी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन का जो खर्चा आएगा वो सारा मैं झेलूंगा, लेकिन कंपनी से मैं 2,000 रुपए लूंगा, ऐसा रविंदर ने कहा होगा। तो रविंदर को 2,000 का ठेका दिया गया है कि भाई फर्म को डिसॉल्व कर, तू 2,000 रुपए ले, लेकिन खर्चा कितना आ गया है
5,000 रुपया। खर्चा कितना आया है? 5,000 रुपया, है ना। अभी 5,000 रुपए किसने पे किया, क्या हुआ? बाय द फर्म पे किया, बाय द रविंदर पे किया गया, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। क्लियर कट इस बात को माइंड में डालें। मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं आपको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। ओके, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा 5,000 रुपया, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बेयर ₹2,000। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की है, फर्म से 2,000 झेलेगी, तो ठीक है। एंड बैलेंस बाय रविंदर, और जो बैलेंस है वो रविंदर झेलेगा। एंड बैलेंस कौन झेलेगा? रविंदर झेलेगा। तो यहां पे किसने किया? बाय द रविंदर, बाय द फर्म। कोई बात आपको दी है? नहीं दी है। तो हमको क्या करना है? हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको से मतलब मेरा कंपनी से है। कंपनी को क्या करना है? कंपनी को 2,000 का खर्चा दिखाना है, क्योंकि 2,000 के खर्चे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो एक्स्ट्रा 3,000 रुपए लगा, खर्चा आया 5,000 रुपए, रिस्पॉन्सिबल हम 2,000 रुपए के लिए। जो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आया है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है नहीं। वो पे किसने किया? आलोक ने किया कि फर्म ने किया? ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो उस 3,000 से हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए से है, और ये 2,000 रुपए हमें रविंदर को देना पड़ेगा, क्योंकि रविंदर से हमने 2,000 रुपए में फर्म को डिसॉल्व करवाने की बात की है। उससे हमने ठेका दे रखा है 2,000 रुपए में, तो हमको देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो रविंदर की बनी इनकम, और रविंदर की अगर इनकम बनी तो पार्टनर्स की जब इनकम बनती है वो क्रेडिट जाते हैं। जब उनसे रिकवरी की बात मैं कर रहा हूं, जब जब उनकी खर्चे की बात होती है तो वो डेबिट जाते हैं। और यहां रिस्पॉन्सिबल आप 2,000 रुपए के लिए हैं, तो जितनी बार भी आपका खर्चा होगा, जितनी बार भी कंपनी का खर्चा होगा, कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, और जितनी बार भी कंपनी की इनकम होगी, कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट जाएगा। क्लियर है बात? चलिए एंट्री समझते हैं। हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹2,000, राइट। टू, है ना, रविंदर को देने हैं। रविंदर की इनकम बन रही है, तो टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं सिर्फ कैपिटल कर दे रहा हूं। अकाउंट भी आप लोग करिएगा, और बच्चे फॉर्मेट में एंट्री करिएगा, ठीक है। फॉर्मेट में एंट्री जितनी बार भी आप क्वेश्चंस करते हैं ना, रफ में भले आप रिवीजन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, हमेशा फॉर्मेट्स का ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। नाउ, और नरेशन में जो आपको बता रहा हूं, है ना, वो भी आपने लिखनी है। नरेशन भी आपको लिखनी है, और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जो बता रहा हूं वही लिखनी है, बिल्कुल नहीं। आप जो कर रहे हो, आपको दिमाग में जो आ रहा है वो रिलेवेंट होना चाहिए, लिख डालो। क्या है मामला? रिलेशन टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू रविंदर फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वर्ड है, बस तरीका बोलने का अलग अलग है। आई बात समझ में? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा, एंड डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब भी होता है फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा। नाउ, ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित। देखो, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा जो 10,000 रुपए आया, वो पे किसने किया? अमित ने किया। कौन है ये अमित? अ पार्टनर है, ही इज अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा आया है 10,000 रुपया, ठीक है। और 10,000 रुपए को बियर कौन करेगा? झेलेगा कौन? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फर्म रिस्पॉन्सिबल है कि कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा दिया आपको? नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा ना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया था 5,000 रुपया। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल बेयर 2,000 रुपए, हम 2,000 रुपए झेलेगी। उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखो, डिसॉल्व करवाने का खर्चा 10,000 रुपए आया था, है ना। लेकिन हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी आलोक से कि हम तेरे को 7,500 देंगे। तो यहाँ पे कंपनी 7,500 के लिए जिम्मेदार थी, यहाँ पे कंपनी 2,000 रुपए के लिए जिम्मेदार थी। यहाँ खर्चा 10,000 रुपए आया है, लेकिन इस 10,000 रुपए के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया रहता तो हम ये मानकर चलते हैं कि उस खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन होगा? फर्म होगी। बहुत बढ़िया। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित। किसने पे किया? अमित ने, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे। अब अगर फर्म के बिहाफ पे किया है तो फर्म को या फर्म की ये जिम्मेदारी है कि उस 10,000 रुपए जो अमित ने हमारे बिहाफ पे पे करे, उस अमित को वापस करने पड़ेंगे। अगर वापस करने पड़ेंगे तो अमित की इनकम बन रही है, और अमित की अगर इनकम बन रही है तो अमित जाएगा क्रेडिट। और ये जो 10,000 रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, मतलब फर्म की है। तो एंट्री बच्चे क्या होगी? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, विल डू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000 टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। अमित्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है?
क्योंकि वो अमित की इनकम बन रही है, और जब भी पार्टनर्स की इनकम बनेगी ना, इनकम कैसे बन रही है, वो 10,000 रुपए आपको अमित को, आपको मतलब फर्म को कभी ना कभी वापस तो करना पड़ेगा। अब अगर करना पड़ेगा वापस तो उसकी तो इनकम बन रही है ना, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 पेड बाय द अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये इसकी नरेशन आएगी बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 5th था, है ना, तो ये कंप्लीट हुआ, और मैं बहुत स्लो चलने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको बहुत स्लोली, बहुत अच्छे से चीजों को समझा रहा हूं, तो आपने बहुत तरीके से चीजें समझनी है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में ना, इन तीनों क्वेश्चंस में, या तीनों में बोल रहा हूं कि दीज 3 ऑल ट्रांजेक्शन जो हमारे पास हैं, इनमें कुछ ना कुछ सब जगह डिफरेंट था, कुछ ना कुछ सीखने को है हर जगह, तो वो बात अपने दिमाग में बैठानी है ना। और रैंडम क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, 4 आएंगी, लगभग 4 पॉइंट्स आएंगे ऐसे ABCD करके, मतलब मींस टू से देयर विल बी 4 ट्रांजैक्शंस लाइक दिस। तो वो जो आएंगी ना, वो रैंडम होंगी, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बना के देगा आपको, तो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, और ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार करवा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार मनन करिएगा, जब करने बैठोगे तो मनन भी करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन में, कहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग अलग बातें बोल रहा है, उसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, और एक नई बात आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पॉइंट इज अ क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 एक्सेप्टेड ₹40,000 as cash and investment worth ₹43,000 in full settlement of their claim. B है, creditor were ₹16,000, they accepted machinery valued at ₹18,000 in settlement of their claim. C point है, creditor were ₹90,000, they accepted building valued at ₹1,20,000 and paid cash for the firm of ₹30,000. तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत मजेदार पॉइंट सीखने को मिलेंगे, बिल्कुल फोकस होकर बैठना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चैप्टर बड़ा बच्चे बड़ा इजी है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो याद रखने हैं, और अगर आपको वो याद हो गए तो फिर आई थिंक बड़ी मुश्किल वाला चैप्टर है नहीं। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट मामला है ना, उसमें क्या लिखा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000, यानी 85,000 के हैं हमारे क्रेडिटर्स। समझना अच्छे से, कितने क्रेडिटर्स हमारे मतलब फॉर्म, ठीक है। चलिए, 85,000 के क्रेडिटर्स हैं, एक्सेप्टेड ₹40,000 इन कैश। अच्छा, तो कंपनी के पास 85,000 के हैं बच्चे क्रेडिटर्स, क्लियर। उस 85 में से हमने 40,000 रुपए तो उनको कैश दे दिया, ओके। तो 45,000 अगर हमने कैश दिया तो ये माइनस हो गया भाई, पहले 85 के थे, 40,000 तो कैश दे दिया। आप कितने के बच्चे, इट इज ऑफ ₹45,000। तो जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आपके हैं वो कितने के हैं बच्चे, 45,000 रुपए के हैं, ओके। आगे क्या लिखता है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000, है ना, दे एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम क्या मतलब हुआ, दोबारा समझो एक बार। क्रेडिटर्स कितने के थे बच्चे, 85,000 के। हमने क्या किया, दे एक्सेप्टेड ₹40,000 एज कैश, तो उन्होंने 40,000 रुपए एक्सेप्ट किया, मतलब हमने उनको 40,000 रुपए कैश दिए। किसके लिए, क्योंकि भैया उनके 85,000 तो देने थे, तो 40,000 मैंने कैश में दे दिए। अब मेरे पास 45,000 की लाइबिलिटी या 45,000 के क्रेडिटर और रहते हैं, उस 45 के लिए क्या किया, है ना, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000, यानी जो ये 45,000 रिमेनिंग बैलेंस है, इस बैलेंस के बदले मैंने उनको 43,000 रुपए का दे दिया इन्वेस्टमेंट। जो 45,000 रुपए देने हैं उसके बदले मैंने उनको 43,000 रुपए दे दिए, ठीक है। तो ये जो 45,000 के साथ ये 43,000, यानी इस लाइबिलिटी के साथ इस एसेट्स का पैचअप हुआ है ना, या इन दोनों को आपस में सेटल करवाया है, इस लाइबिलिटी को इस एसेट्स को देके एडजस्ट करवा रखा है, खत्म करवा रखा है, उसकी एंट्री होती ही नहीं है, उसकी एंट्री होती ही नहीं है। आप ये बात याद रखें फिलहाल कि जब हम किसी एसेट्स को देकर किसी लाइबिलिटी को खत्म करवाते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती। तो यानी इस वाले पॉइंट की तो एंट्री होनी नहीं है। एंट्री किसकी होनी है कि हमने उसको 40,000 रुपए पे किए, और 40,000 रुपए पे किए तो उसकी एंट्री क्या, पे किए, मतलब कि टू बैंक, है ना। और कब ये खर्चा हुआ, फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त, और फर्म को डिसॉल्व करवाते वक्त सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर कहां कर देते हैं, इनटू द रियलाइजेशन। तो जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, ट्रांसफर करने के बाद
उनका वो नाम जो पहले था वो रहता ही नहीं है, उनका नाम कन्वर्ट हो जाता है इनटू द रियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं वो जब ट्रांसफर कर दिए गए इनटू द रियलाइजेशन, तो ये इनका नाम क्रेडिटर अब है ही नहीं है, क्या है, रियलाइजेशन। आई बात समझ में? तो आपको एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी है बच्चे, इस 40,000 की करनी है, बाकी जो सेटलमेंट हो गया है उसकी एंट्री नहीं करनी। अच्छा, हमको कब समझ में आया कि सेटलमेंट हो चुका है? क्वेश्चन में लिखा होगा इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट वाली बात जरूर लिखी हो, तभी आपने मानना है कि एसेट्स को देकर लाइबिलिटी को खत्म करवाया गया। समझ रहे हैं बात? वरना नहीं, वरना फिर मानोगे नहीं आप ऐसा, वरना फिर कुछ और पॉइंट्स होंगे। जब तक कि फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम नहीं लिखा है तो आपको ये मानकर चलना ही नहीं है कि पूरी पूरी लाइबिलिटी सेटल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता कि भाई 45,000 के हमारे क्रेडिटर बच रहे थे और हमने उनको 43 का एक इन्वेस्टमेंट देके फुल सेटलमेंट करवा लिया, लेकिन अगर यहाँ लिखा रहता कि 45,000 के क्रेडिटर रिमेनिंग है और उनको 43,000 का एक इन्वेस्टमेंट दे दिया गया और इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम नहीं लिखा रहता, तो मैं 43 से तो 43 को तो मैं करवा देता उसका सेटलमेंट। मतलब 45,000 का जो क्रेडिटर्स थे उनमें से 43,000 निकाल के इस 43 की वैल्यू से पैचअप करवा देता, खत्म करवा देता। जो बैलेंसिंग 2,000 रुपी था, जो बैलेंस 2,000 रुपये बचता मेरे पास, उसको पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, ये पॉइंट बहुत मजेदार है इसमें। चलिए, तो एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद ₹40,000। ठीक है, एंड टू कैश करें टू बैंक करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि यहाँ कैश की बात कही है तो हम कैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात से तो है नहीं। तो बीइंग क्रेडिटर पेड, ठीक है, एंड गिविंग देम एन इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, इस तरीके से आप नरेशन इसमें लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वाली बात पकड़ते हैं। क्रेडिटर्स वर ₹16,000, 16,000 के हैं क्रेडिटर्स। ओके, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, ऐसा लिखा हुआ है। क्रेडिटर कितने के हैं? 16,000 रुपए के। उनको क्या दिया आपने? मशीनरी। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मशीनरी, कितने की? 18,000 रुपए की। और कैसा है सेटलमेंट? फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। तो जब किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट्स को देकर खत्म करवाया जाता है या पैचअप करवाया जाता है, पैचअप का मतलब हुआ, वो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग जल्दी समझोगे इस बात को, क्योंकि यंग जनरेशन हो, है ना, तो पैचअप वर्ड से काफी फेमिलियर आप लोग रहते हो। तो 18,000 की जो एसेट्स है, मशीनरी है, उसको देकर एक लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर को खत्म करवाया गया, तो इस केस की एंट्री तो होती नहीं है ना। और यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा भी है, तो भैया अभी पूरा पूरा खत्म हो गया मामला, छोड़ो इसकी बात। तो हम सेकंड वाले में लिखेंगे नो एंट्री। और ये आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मेट के अंदर लिखना पड़ेगा कि नो एंट्री, बी वाले के नो एंट्री। चलिए थर्ड वाला आप देखें क्या लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स वर ₹90,000, 90,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग को एक्सेप्ट किया, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने बिल्डिंग दी, कितने की? 1,20,000 की। वैल्यू एट ₹1,20,000 रुपए लिखा है ना, मतलब जो हमारे 90,000 के क्रेडिटर्स थे उनको हमने 1,20,000 की बिल्डिंग पकड़ा दी एंड पेड कैश टू द फर्म ऑफ ₹30,000, लिखा था यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया, ऑफ ₹30,000। यहाँ क्या मतलब हुआ? यहाँ मतलब ये है कि भैया आपके 90,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, आपने उनको 1,20,000 की बिल्डिंग पकड़ा दी और फुल सेटलमेंट लिखा नहीं है भाई। लिखा है फुल सेटलमेंट? नहीं लिखा है फुल सेटलमेंट। तो इसका ये मतलब हुआ, और यहां तो खैर साफ साफ लिख दिया है, मैं आपको अदरवाइज बता रहा हूं, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 90,000 रुपए के हैं, करेक्ट। आपने उनको एक बिल्डिंग दी, 1,20,000 की उस बिल्डिंग की कॉस्ट है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको 30,000 रुपए दे दिए कैश के फॉर्म में। क्यों भाई? 1,20 आपने दिया तो 90 से 90 तो कट लिया, कितना बचता है फिर? 30 बच रहा ना, 90, 100, 110, 120 बच रहा ना 30,000 रुपया। तो 30,000 पर उन्होंने हमको कैश दे दिया, समझ रहे हो आप? 90,000 हमारा, हमने उनका देना था, तो हमने बोला भाई 1,20,000 की बिल्डिंग रख लो और ये 90 कट लिए, जो 30 बच रहे हैं आपकी और जो बैलेंस बच रहा है वो हमको पे कर दो। तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो उसकी एंट्री हमको करनी है। बट इन केस लिखा होता क्रेडिटर वर ₹90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹120,000, 1,20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दर क्लेम, तो यहां पर हम एंट्री करते ही नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी को एसेट देके पैचअप करवाया जाता, तो हम उस केस में एंट्री करते ही नहीं। आ रही बात समझ में? बट यहां ऐसा नहीं लिखा है, फुल क्लेम तो लिखा, मतलब फुल सेटलमेंट तो लिखा ही था। और फिर दूसरी बात, यहाँ पेड कैश टू द फर्म, ये साफ साफ लिख दिया। नहीं लिखा होता तब भी हम मान के चलते कि 30,000 फर्म के पास आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए तीसरी बात, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 90,000 रुपए के,
बिल्डिंग की कॉस्ट 90,000 रुपए से तो एडजस्ट हो लिए, बचा 30,000 जो हमारे पास आया है उसकी एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। अब कैश क्यों कर रहा हूं, वैसे अदरवाइज बैंक आता है, बट यहाँ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया वो बार बार कैश की बात कर रहा है और साफ साफ लिख रहा है कैश कैश, तो हम भाई कर दें, उसकी मान लें हम लोग, है ना, टू रियलाइजेशन। और मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब जब इनकम होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट जाता है फर्म का, और जब जब खर्चा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाता है फर्म का। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका मामला ये रहेगा। ठीक है, आई होप मामला हो गया होगा क्लियर। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्या इस बात का मतलब हुआ, बच्चे हमको बता रहे हैं कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हमको अपनी सारी एसेट्स जो कि हमें ट्रांसफर करनी चाहिए, है ना, क्या क्या नहीं करना चाहिए हमको अच्छे से पता है, तो जो ट्रांसफर करनी चाहिए वो करते हैं, जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी चाहिए वो करती हैं, है ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई हैं इस एक्स और वाई की, है ना। आगे का जो हमको काम है वो हमको करना है बच्चे। ठीक है, पहला पॉइंट है सेल ऑफ एसेट्स 50,000, B1 is payment of liabilities that is of rupees 10,000. A commission of 5% allowed to X, a partner, on sale of assets. Realization expenses were 15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. E, employees provident fund of rupees 10,000. Z, a debtor whose account of rupees 6,000 was written off as bad earlier, paid 60% of the amount. Investment की जो book value है 10,000, release at 150%. Realization expenses were rupees 10,000. The firm had agreed with कृष्णन, है ना, अ पार्टनर टू reimburse him up to 7,500। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन, तो समझें इस क्वेश्चन को। पहली बात तो बच्चे हम ये समझें कि जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी हैं इनटू द रियलाइजेशन, और हम तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सब में यही है, एसेट्स और लाइबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, है ना। वो वाला काम हम कर ही नहीं रहे, एसेट्स भेजने का या लाइबिलिटी भेजने का काम कर ही नहीं, क्योंकि वो मैंने आपको ना बच्चे जब हमने नोट्स करे थे, है ना, तो सेकंड वाली जो वीडियो थी, है ना, इंट्रोडक्शन जब मैं आपको बता रहा था, तो सेकंड वाली वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था मामला कि हम ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे करते हैं और किस तरीके से बेचने की एंट्री करते हैं, किस तरीके से पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, सब सारी बातें मैंने आपको करवाई थी बच्चे। तो उसी के ये केसेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो सेल ऑफ एसेट्स भेजने का और लाइबिलिटी को भेजने का काम कर दिया गया है क्वेश्चन में, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो आपको पॉइंट्स दिए ना, आप ये समझो कि आपको पॉइंट क्या दिए हैं, भाड़ में गया यार कुछ भी, आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, जो आपको दे रखे हैं मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शंस, उनके ऊपर बात करो सिंपल। पहला पॉइंट क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, है ना, ऑफ रुपीज 50,000, आपने 50,000 रुपए की एसेट्स बेची हैं, आपने मतलब कंपनी ने 50,000 रुपए की बेची एसेट्स। और जो एसेट्स है ना बच्चे, एसेट्स होती नहीं है, क्या होती है, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुकी होती है कहां, इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, और जैसे ही वहां ट्रांसफर होती हैं कन्वर्ट हो चुकी होती हैं इनटू द रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या करनी है, आपके 50,000 रुपए आए हैं आपके पास, तो अगर आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 50,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 50,000, और इनकम हो रही है, और जब भी इनकम होगी रियलाइजेशन खुद को क्रेडिट करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 बीइंग सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये इसकी नरेशन आएगी। नेक्स्ट हम देखें, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 10,000, आपने 10,000 रुपए की लाइबिलिटी की पेमेंट करी, लाइबिलिटी है ही नहीं मेरे लिए, क्या है, रियलाइजेशन। और कंपनी का पेमेंट करते वक्त खर्चा होता है, इनकम होता है, खर्चा होता है, तो खर्चा अगर होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, और बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक इसकी एंट्री हो गई, है ना। रिलेशन आप लोग क्या लिखेंगे, बीइंग लाइबिलिटीज पेड। चलिए सी वाला पॉइंट, कमीशन ऑफ 5% का कमीशन इज अलाउड टू एक्स हु इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स को बेचने में या एसेट्स को बिकवाने में हाथ रहा होगा एक्स का, तो उस एक्स से ये कहा गया है कि जितनी की भी हमारी एसेट्स बिकेंगी उस पर तेरे को 5% का कमीशन मिलेगा। तो ठीक है भाई, एसेट्स कितने की बेची हमने, 50,000 रुपए की, कमीशन कितना है 5%, तो 50,000 का अगर आप 5% निकालते हो तो आता है 2,500 रुपी। और ये कमीशन देना है किसको, एक्स को, एक्स कौन है, पार्टनर। अगर देना है, देने की जिम्मेदारी फर्म की, और फर्म को अगर देना पड़ रहा है तो फर्म का तो खर्चा, अगर फर्म का खर्चा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 2,500। और ये जो एक्स है इसकी इनकम बन रही है, अगर इसकी इनकम बन रही है तो क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन गिवन टू हिम फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, ये आएगी नरेशन।
डी वाला पॉइंट पढ़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 15,000। भाई फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा आता है 15,000 रुपया। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, अमृत के साथ हो रखी है बात, अमृत को दे रखा है ठेका, कितने में, टू रेम्बर्स हिम 10,000। ठीक है, उससे बात कही है कि भैया तेरे को हम 10,000 रुपए देंगे और फर्म को डिसॉल्व करवा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 15,000, फर्म को डिसॉल्व करवाने का खर्चा 15,000 रुपए आता है, और लिखा है कि द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, अमृत के साथ ये बात हो रही है कि तेरे को इसके बदले 10,000 मिलेंगे। अब खर्चा ऊपर जाए नीचे आए मेरा मतलब है नहीं, मेरा मतलब फर्म का मतलब है ही नहीं उस बात से। फर्म जिम्मेदार कितने के लिए है, 10,000 रुपए के लिए। फर्म कितने के लिए जिम्मेदार है, 10,000 रुपए के लिए। अब यहां पे किसने किया, फर्म ने किया कि अमृत ने किया, कुछ नहीं गिवन है, तो जहां पे नहीं गिवन होता वहां आप मानकर चलते हो कि फर्म ने किया। ठीक है, तो यहां पे रियलाइजेशन का खर्चा कितना है, 15,000 रुपया। बात कितने में हो रखी है अमृत से आपकी, 10,000 रुपए में। अब ऐसा तो नहीं कहा ना कि ऑन बिहाफ ऑफ अमृत कंपनी ने पे कर दिया या अमृत ने कुछ पे किया, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ₹10,000 तक। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और 10,000 मिलने वाले किसको हैं, किसको देने हमने, वो अमृत को, तो अमृत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमृत की इनकम बन रही है विद ₹10,000, बात समझ में आ रही है, हिल गोस टू क्रेडिट साइड, और 10,000 के लिए जिम्मेदार हम यानी फर्म है, तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। तो एंट्री कर लीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, बता दी मैंने आपको, कर लीजिएगा। नाउ ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हमारे पास 10,000 रुपए है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है, 10,000 रुपए, और ये ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे ऊपर यानी कंपनी के ऊपर गोल्डन लाइबिलिटी होती है, जिंदगी भर लाइबिलिटी की तरह रहती है। तो इसकी पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म कंफर्म तौर पे करनी पड़ती है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो। लाइबिलिटीज की पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहे ना कहे, आपको करनी ही करनी है। तो ईपीएफ वहां पे लिखा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब अगर वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी कैसी, सेकंड और थर्ड पार्टी, विच यू नो वेरी वेल व्हाट इज द थर्ड, व्हाट इज द थर्ड पार्टी एंड व्हाट इज द सेकंड पार्टी, आपको अच्छे से पता है। तो लाइबिलिटी सेकंड पार्टी की हो और थर्ड पार्टी की हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये नहीं कहा है कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, तो आप पेमेंट करोगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपया, तो कंपनी का 10,000 रुपया जा रहा है, ठीक है, टू बैंक। और ईपीएफ नहीं है, ईपीएफ क्या बन चुका है, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10,000 बीइंग ईपीएफ पेड नरेशन। ठीक है, ये कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूं। नाउ Z1 अ डेटर, सॉरी नॉट Z1, F1, Z एक डेटर है हुज अकाउंट ऑफ ₹6,000, जिसका 6,000 का हमारा हिसाब किताब रखा। डेटर कौन होता है, जिसको हम सेल करते हैं अपनी एसेट्स उधार में, नॉट एसेट्स, गुड्स जिसको हम उधार में बेचते हैं, हिल बी आर डेटर। वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर, उसको बैड डेट मान लिया, बैड डेट हमने घोषित कर लिया कि हमने ये मान लिया कि भाई इससे पैसा अब तो नहीं आएगा, है ना, ये बंदा बैड बन चुका है, बैड डेट हो चुका है, इससे पैसा अब कंफर्म तौर पर नहीं आने वाला। बट क्या होता है, पेड 60% ऑफ द अमाउंट, उसने 60% पे कर दिया। और पे भी कब करा, जब फर्म को डिसॉल्व हम करवा रहे हैं, हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। 60% किसका निकालोगे, इस 6,000 का। उस बंदे ने मुझे 6,000 रुपए देने थे, तो 6,000 पूरे नहीं दिए मुझे, मतलब फर्म, मुझे पूरे 6,000 नहीं दिए, कितने दिए, 60%। तो 6,000 का 60% होता है 3,600 रुपया, 3,600 रुपया, वो हमारे पास आया। अगर आया है तो हम क्या करेंगे बच्चे, अगर आया है तो हम क्या करेंगे, अगर आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आया है भाई, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। और आ रहा है तो रियलाइजेशन खुद को क्रेडिट करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ये नरेशन। नाउ जी वाला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 10,000, बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में हम वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुक वैल्यू बोलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपका है कितने का है, 10,000 रुपए का, रिलीज एट 150%। 150% का मतलब हुआ आप 10,000 का 150% निकाल लीजिए, वो आएगा 15,000 रुपया, ठीक है, वो कितना आएगा, 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपए में आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज का मतलब भी बेचना ही होता है, तो रिलीज कर दिया। अब अगर 15,000 बेचा तो 15,000 रुपए आए होंगे, अगर आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा भाई, और टू जाएगा रियलाइजेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्या बन चुका है, रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन खुद को तब क्रेडिट करेगा जब जब इनकम होगी, ये इसकी एंट्री, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 150%, ये इसकी नरेशन। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 है ना,
10,000 रुपये खर्चा था फर्म को डिसॉल्व करवाने का, और बात हुई थी कृष्णा से 7,500 में। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस एच वाले पॉइंट का आंसर दोगे, ठीक है। तो बच्चे ये था इसका एक्सप्लेनेशन, आप कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको बता दिया, एंट्री सारी नहीं करी मैंने, सो दैट कि आप थोड़ा सा करो और एंट्रीज को, और मैंने बता तो दिया ही है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाक से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो फटाक से ले लीजिए, है ना। फिर हम लोग आज का सेशन बच्चे समाप्त करेंगे। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, हैव अ गुड डे।